ओके गाइस, तो यूनिट 2 का हम पार्ट 12 पढ़ेंगे। टू स्टेज वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ फ्लैश चैम्बर। ओके तो गाइस, ये भी एक तरीके का मल्टी प्रेशर सिस्टम है। तो ये जनरली हम क्या करते हैं, सीओपी को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये 2 स्टेज 3 स्टेज मल्टी स्टेज का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेज को यूज़ करने से कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमने 2 कंप्रेसर यूज़ किया, ठीक है। तो इस 2 कंप्रेसर का जो ग्राफ बनता है 1 से 2 ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, देन इंटरकूलर एंड अगेन इट विल बी, पहले यहाँ से यहाँ वर्क हुआ, रुका और फिर एक वर्क हुआ, यहाँ से अगर यहाँ वर्क होता तो ये लाइन कुछ ऐसे जाकर इससे मिलता। तो कितनी एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है ये कंप्रेसर, ये पूरी एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है। अब क्या होगा, 1 से 2 तक एक हमने लगाया, फिर वाटर इंटरकूलर दिया, फिर अगेन एक और कंप्रेसर लगाया, तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क बच गया। कितना यूज़ बचा, इतना ही वर्क हो रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू 1 सिंगल स्टेज कंप्रेसर, 2 स्टेज कंप्रेसर विल बी मोर, तो वर्क यहाँ पे कम लग रहा है। तो वर्क कम लगेगा तो और रेफ्रिजरेशन आपको अच्छा वही मिल रहा है, तो अच्छी बात है, आपकी सीओपी रेफ्रिजरेटर की काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो रही होगी। क्लियर। तो 2 स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और इसे हम लोग बोलते हैं 2 स्टेज सैचुरेशन सिस्टम विथ फ्लैश चैम्बर। ओके, फ्लैश चैम्बर का यूज़ करके, अब फ्लैश चैम्बर क्या है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जनरली होता क्या है, जब आपकी रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से निकलती है, ओके, जब आपका रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से होकर गुजरता है तो वो फुल्ली लिक्विड नहीं होता, वो लिक्विड और हमारा गैसेस का मिक्सचर में निकलता है। ओके, और इवापोरेटर में हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट लाएंगे क्योंकि उसकी लेटेंट हीट एज़ कम्पेयर टू गैस ज़्यादा अच्छा होता है, तो लिक्विड हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छा करता है एज़ कम्पेयर टू गैस। ओके, तो वो गैस को हम यहाँ तक क्यों लाएं, उसका तो कोई रेफ्रिजरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हम चाहते हैं सिर्फ लिक्विड ही आए। ओके, तो हम इसलिए ये जो चैम्बर है इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैश चैम्बर। ओके, ये हमारा है फ्लैश चैम्बर। क्लियर, फ्लैश चैम्बर ये आता है गैस। क्लियर। अब ये वर्क कैसे करता है, रेफ्रिजरेंट हमारा पहले लो प्रेशर कंप्रेसर में गया, ठीक है, लो प्रेशर कंप्रेसर से में गया एंड कंप्रेस होके निकला, फिर गया किस में, वाटर इंटरकूलर में, थोड़ा ठंडा हुआ। अगेन ये कहाँ गया, ये हाई कंप्रेसर में गया, ठीक है, फिर वो रेफ्रिजरेंट निकला, वो कहाँ गया, कंडेंसर में गया। कंडेंसर में जाने के बाद वो वहाँ से निकल कर फिर हमें लिक्विड सब कूलर में जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो टॉपिक था इंटरकूलर और सब कूलर, तो यहाँ पे इंटरकूलर भी है और सब कूलर हैं, बस एक फ्लैश चैम्बर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सब कूलर में आया, आफ्टर डेट यहाँ से एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने में लिक्विड और गैस बोथ टर्म्स में हमारा रेफ्रिजरेंट रहता है। तो गैस वाला जो रेफ्रिजरेंट है उसका कोई काम नहीं होता इवापोरेटर में, तो हम उसको फ्लैश चैम्बर में सेपरेट कर लेते हैं। तो गैस वाला पार्ट जो है वो चला जाता है किसमें, हमारा वापस हाई प्रेशर कंप्रेसर की ओर चला जाता है, और जो फिर वो कंप्रेस होकर फिर ऐसे निकल कर इधर आएगा, और जो लिक्विड वाला पार्ट है वो अगेन विल बी एक्सपेंड, अगेन वो एक्सपेंड होता है एंड देन इट गोज टू द इवापोरेटर। क्लियर। ओके, तो क्लियर है तो कैसे ये वर्क कर रहा है। अब इसकी अगर हम पीएच डायग्राम देखें, प्रेशर एंथैल्पी, अगर डायग्राम पे आप ध्यान दोगे तो प्रोसेस 1 से 2 हमारा लो कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो रहा है वो अगेन इट विल बी इंटरकूल, तो 3 से 4 इंटरकूल बता रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, P2 और P3 का प्रेशर विल बी सेम। ओके, अगेन हम हाई प्रेशर चैम्बर जो है उसमें कंप्रेस कर रहे हैं, ये फिर कंप्रेस हुआ 0.4 से 0.5 तक, एंड नाउ इन कंडेंसर इट विल बी एक्सपेंड, तो it will be extend from 5 to 6.6, and liquid subcooler, one of the subcooler will be added. So due to subcooler its change point, this will be moved from 0.6 to 0.7, so this range 6 to 7 is the subcooling. Okay, now it will be expand to 7 to 8, it will be expand, and during this 7 to 8, after this 8 we use flash chamber, in 8 to 10 we use flash chamber. Clear। तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। तो 8 से 10 ये फ्लैश चैम्बर में गया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये समझ लो एक तरीके का लिक्विड सेपरेट हो रहा है, तो 8 to 10 सेपरेट। ओके, नाउ 10 से 11 अगेन इट विल बी एक्सपेंड होने के बाद फिर ये इवापोरेट, इन दिस इवापोरेट विल बी एक्टिंग। नाउ
अब 0.8 से 0.4 एक लाइन और आप ड्रॉ करोगे, एक लाइन और ड्रॉ करोगे जिसको आप पॉइंट नाम दोगे 9। तो जो 9 वाला फ्लैश चैम्बर से जो गैस है वो कहाँ चला जा रहा है, वो चला जा रहा है दोबारा हाई प्रेशर कंप्रेसर में। तो यहाँ पे और ऐसे बोले तो वाटर इंटरकूलर में के आगे जा रहा है। यहाँ पे कहीं कहीं आपको कुछ कुछ डायग्राम मिलेगा, जो लाइन है यहाँ कहीं एक्ट हो रहा है, कहीं यहाँ एक्ट हो रहा है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो 2 3 4 तो ये पॉइंट है 2 3 और ये 0.4। तो ये जो 0.8 से यहाँ ला के मिलाए हैं इस पे, इट मीन्स वी हैव ये जो लाइन है सैचुरेशन वेपर लाइन है इस पे आके मिला है। ओके, सैचुरेशन वेपर लाइन पे आके मिला है। इट मीन्स ये जो यहाँ से जो हमारा गैसेस जो बचा है वो कहाँ चला जा रहा है वापस, अगेन इट विल बी गोज फ्रॉम द हाई कंप्रेसर एंड इट विल कंप्रेस फ्रॉम 4 to 5। क्लियर, 4 to 5। तो ये था हमारा। अब इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, अब लेट अस एज्यूम m क्या है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट रिवॉल्विंग इन द इवापोरेटर। इवापोरेटर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का मास है उसे हम लोग बोल रहे हैं m, और m1 इज़ द मास ऑफ रेफ्रिजरेंट in low pressure compressor, m2 is the mass of refrigerant is exit from the high pressure compressor। क्लियर। और m3 क्या हो जाएगा हमारा, m3 जो फ्लैश चैम्बर से बच के निकल रहा है। ओके, तो ड्यूरिंग दिस व्हाट इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। यहाँ से यहाँ रेफ्रिजरेटिंग हो रहा है तो 11 और 1, तो H1 माइनस H11 इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। एंड व्हाट विल बी वर्क डन ड्यू टू दिस कंप्रेसर, वर्क डन विल बी वर्क डन ऑफ लो प्रेशर कंप्रेसर प्लस वर्क डन ऑफ हाई प्रेशर कंप्रेसर। ओके, तो अब इसे देखो, तो लो प्रेशर कंप्रेसर में m1 है, ठीक है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट m1, तो m1 H2 माइनस H1, और इन हाई प्रेशर कंप्रेसर में m2 H5 माइनस H4, तो m1 H5। ओके, व्हाट इज द COP, दैट RE अपॉन W। ओके, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो m से m, ये आपका आ जाएगा फाइनल COP ऑफ दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्लियर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको जनरल आपको एक्सप्लेन करना है। इसकी न्यूमेरिकल्स बहुत कम बनते हैं, ज़्यादातर ये आपका थ्योरी ही बनता है। ओके, तो फ्लैश चैम्बर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो वेपर और लिक्विड बोथ फॉर्म में होता है, और वेपर का कोई काम नहीं होता इवापोरेटर में, इसलिए जो हम फ्लैश चैम्बर यूज़ कर दिए बीच में, ताकि जो वेपर है वो वापस चला जाए हाई प्रेशर कंप्रेसर में, अगेन इट विल बी कंप्रेस एंड देन इट विल बी मूव इन द साइकिल, और जो लिक्विड है वो चला जाए हमारा इवापोरेटर। क्लियर है, बस इतना ही।